हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2018 की यूपी पीसीएस मेंस के पार्ट 3 को। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चंस को देख लिया था 125 वर्ड वालों को। आज हम देखेंगे सेक्शन बी को, जिसमें कि आपको पता है 10 प्रश्न आते हैं 125 सवाल वाले और 10 प्रश्न आते हैं 200 वर्ड वाले। तो ये 200 वर्ड वाले क्वेश्चन देखेंगे और ये आपके 12 अंकों के होते हैं। ठीक है, आपको पता है ये आपकी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस के 2018 से लेकर के 23 तक के सारे पीवाईक्यू हर एक सब्जेक्ट के। तो ये जीएस 1 है और 2018 का पार्ट 3 है। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं। इसके अलावा आपको पता है मैंने टॉपर्स कॉपी ऑलरेडी करा रखी 25-26 वीडियो। वो सारे अगर आपने टॉपर्स कॉपी नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सब जा करके जरूर कवर करें। तो ये 2018 का 11वां प्रश्न था जीएस 1 का। 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को क्षतिग्रस्त कर दिया, व्याख्या करना था आपको। तो ब्रिटिश शासन ने जो 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, तो इसने कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ थी उसको खराब कर, मतलब अर्थव्यवस्था भारत की जो उसने खराब कर दी थी, इसकी व्याख्या आपको करनी है। तो इन्होंने इंट्रो देखो क्या लिखा है कि औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों ने औपनिवेशिक नीतियों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसका ऐतिहासिक दुष्प्रभाव हुआ समकालीन भारत से लेकर के आज तक उसका भुगतान हुआ रहा है। ठीक है, अब अगर आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को अगर खराब किया ब्रिटिशर्स ने, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड थे क्या? तो उस समय एक तो कुटीर उद्योग थी जो शहरी अर्थव्यवस्था का आधार थे, और दूसरे थी कृषि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार थी। तो कुटीर उद्योगों को भी ब्रिटिश ने समाप्त किया और कृषि को भी लचर पचर बना दिया था। ठीक है, इन दोनों पर औपनिवेशिक नीतियों का दुष्प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा, अब वो हम देखेंगे औपनिवेशिक नीतियों का दुष्प्रभाव कैसे पड़ा। अब ये जो फ्लो चार्ट या डायग्राम बना हुआ है, इसको आप एज इट इज अपने कॉपी में बना करके आ सकते हैं मेंस में। ठीक है, तो क्या दुष्प्रभाव पड़ा? कच्चे माल की यहाँ से प्राप्ति, जिसका प्रतिफल ना के बराबर यहाँ के लोगों को दिया गया। ठीक है, तो कच्चे माल भारत से लिया गया और उसको ब्रिटेन में ले जाया गया और वहां से बना हुआ पका माल ला करके भारत की मार्केट में बेचा गया, और कच्चे माल लिया भी गया तो बहुत ही औने पौने दामों पे। ठीक है, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया और राजस्व नीति जो इनकी थी ब्रिटिश की, इसके तहत ज्यादा कर वसूला गया। ठीक है, अपने उद्योगों से बने कपड़े एवं अन्य वस्तुओं से भारतीय बाजार पाट दिए गए। बाजार के मुख्य खरीदार उच्च वर्ग यानी कि राजा, जमींदार इत्यादि थे। इनके द्वारा अंग्रेजी सामानों की खरीद भी की गई। तो ये 5-6 पॉइंट आप एज इट इज बना करके आ सकते हैं। फिर अगला देखते हैं, इन सभी नीतियों के प्रभाव को दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। ठीक है, जिसमें संसाधनों का निर्यात किया गया यहाँ से वहां, तो इसी को इन्होंने इसमें बताया, लेकिन प्रतिफल ना के बराबर था। तो इस पॉइंट्स को भी आप याद ऐड कर सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने इसको पहचाना था और धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। अब इनके परिणाम स्वरूप इसका परिणाम क्या आया? कृषि पर जोर पड़ा, जिसके कारण शहरी मजदूर एवं कारीगर पर भी गांव की ओर पलायन करें। तो अभी तक के शहरीकरण में क्या होता था कि गांव के लोग शहरों की ओर मूव करते थे, लेकिन जब ब्रिटिश की ये लचर पचर व्यवस्था आई, आर्थिक नीति खराब हो गई, तो इस वजह से कृषि पर इतना जोर बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि जो शहरी मजदूर थे वो, और जो गांव से कारीगर लोग बाहर शहरों में गए थे, वो सारे के सारे लोग गाँव की तरफ वापस लौटने लगे। ठीक है, इसको आप लोग कोविड-19 से रिलेट कर सकते हैं कि कोविड-19 में जैसे शहरी मजदूर और गांव से शहर में गए हुए लोग अपने गांव की ओर लौट रहे थे। ठीक, भारत में गरीबी भी बढ़ी, अशिक्षा, अकाल, भुखमरी, स्वास्थ्य समस्याएं, तो ये सारी प्रभाव पड़े। ठीक है, अब इत्यादि का व्यापक प्रभाव जो है वो भारतीय समाज पर पड़ा, जिससे इसकी उत्पादकता भी प्रभावित हुई। अब ये इंट्रो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वस्तुतः रोजगार, आय की संभावनाओं की समाप्ति, गरीबी इत्यादि प्रतिकूल प्रभाव ने स्वदेशी अर्थव्यवस्था को एकदम तोड़ दिया। साथ ही तो स्वदेशी अर्थव्यवस्था तोड़ी, साथ ही क्या हुआ, एक सेकेंड, अच्छा, साथ ही इसके और अन्य क्या प्रभाव हुए? ठीक है, तो इसके अन्य प्रभाव क्या हुए? इत्यादि लक्षणों का उदय हुआ। कौन से लक्षणों का हुआ? जमींदारी व्यवस्था पनपी। ठीक है, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, सूदखोरी महाजनी बढ़ गई, निवेश में कमी आई और साहस का अभाव आया। तो ये इसके प्रभाव थे ब्रिटिश जो अर्थव्यवस्था, जो ब्रिटिश आर्थिक नीति थी उसके। तो इन सारे पॉइंट्स को कंपाइल बना करके आप जब भी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था ने या ब्रिटिश नीतियों ने कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को तोड़ मरोड़ दिया या खराब कर दिया, उस पर आप ये सारे पॉइंट डाल सकते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। आप परेशान मत होइए, मैं आपको कंप्लीट पीवाईक्यू करा दूंगा। अभी होली है 2 दिन की, उसके बाद मतलब आप मान के चलो मिड अप्रैल तक आपकी कंप्लीट पीवाईक्यू। अगर आपने पीवाईक्यू, आप हालांकि अनसॉल्व्ड पेपर देखते रहिए और सॉल्यूशन के लिए आप मेरे वीडियोस को फॉलो करिए। मैं
सारे वीडियोस कराऊंगा, यहाँ तक कि आपको ऐसे भी कराऊंगा, बीच बीच में मैं आपको टॉपर्स की कॉपी भी कराते रहूंगा, ठीक है, ताकि आपका ये सब चीज़ें अच्छे से कंप्लीट होता रहे। अब अगला आपका आया मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध को अवश्यंभावी बनाने में हिटलर की भूमिका की विवेचना करना है आपको, ठीक है। एक वीडियो मैंने आपको बताया था पुछल्ले वर्ड जो होते हैं, टेल वर्ड्स, उसके क्या क्या मतलब होते हैं। मैंने बहुत ही क्रिस्प और टू द पॉइंट चीज़ें उसकी बनाए रखी हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो इसी चैनल में जाएंगे आप, यूपीपीसीएस मेंस की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसकी में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, टेल वर्ड्स का। तो उसमें विवेचना में क्या करना होता है, व्याख्या में क्या करना होता है, ठीक है, आलोचनात्मक समालोचना, मतलब जितना भी टेल वर्ड्स आते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से करा रखे हैं। तो वो वीडियो देखें अगर आपको ये चीज़ें स्पष्ट ना हो पहले से। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हमारा हुआ था उसमें हिटलर की भूमिका क्या थी, हिटलर की भूमिका की वजह से कैसे अति आवश्यक हो गया था, इसकी विवेचना आपको करना है। देखो इंट्रो इसमें क्या लिखा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध का कालखंड जो है वो 1939 से 1945 है। कब से कब तक है? 1939 से 45 तक, ठीक है। यद्यपि इस युद्ध के अवश्यंभावी बनाने में हिटलर की भूमिका रही है, तथापि इस युद्ध के अन्य कारण भी रहे जो इसको अवश्यंभावी बनावे। तो इस तरह से आपको लिखना है अपना इंट्रो कि जैसे इन्होंने बताया कि हिटलर की भूमिका की विवेचना करनी, तो आपको केवल और केवल हिटलर पे फोकस नहीं करना है, बल्कि साथ साथ में ये भी आपको देखना है कि हिटलर के अलावा कुछ अन्य भी कारक थे जिनके कारण ये युद्ध हुआ। तो वो निम्न कारण क्या क्या थे वो देखते हैं। संसाधनों की प्राप्ति में उपनिवेशों के आधिपत्य, तो संसाधनों की प्राप्ति में उपनिवेशों का आधिपत्य कहते थे, जो उपनिवेश थे उनका आधिपत्य हो गया था। औद्योगिकरण एवं विकसित अर्थव्यवस्था में राष्ट्रवाद की भूमिका आई थी। यूरोप के देशों ने अपने अपने हित साध लिए थे और प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव भी थे, आप सबको पता होगा, वर्साई की संधि वगैरह, ठीक है। तो ये सारे अन्य पॉइंट थे। फिर अगला है पॉइंट कि वर्ष 1933 में हिटलर जर्मन चांसलर बनने के बाद से ही राष्ट्रीय गौरव के प्रश्न को लेकर मुखरित था। तो राष्ट्रीय गौरव की भावना, मतलब जिसको कि अल्ट्रा नेशनलिज्म कहते हैं, अति राष्ट्रवाद, वैसी वाली भावना लोगों में आने लगी थी। वह प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी को अपमानजनक स्थिति से देश को बाहर निकालना चाहता था। साथ ही तीव्र औद्योगिकरण एवं राष्ट्र निर्माण हेतु आर्थिक हितों की प्राप्ति भी मुद्दा था, ठीक है। और इसके साथ सबके साथ हिटलर इंग्लैंड को पूरे विश्व से काट देना चाहता था। तत्कालीन विश्व में गुटबंदी भी बहुत अधिक थी। अब ये सारे पॉइंट्स उस समय अन्य थे, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय गौरव था, तीव्र औद्योगिकरण था, आर्थिक हित थे, इंग्लैंड को मतलब अलग कर देना था, ये सारे पॉइंट्स थे। अब हिटलर के वैकार जो युद्ध को अवश्यंभावी बनाए, यहाँ पे आइए भी आपको बताना है। अब हिटलर की भूमिका क्या थी, आप एज इट इज ये फ्लो चार्ट और डायग्राम बना करके एग्जाम में आ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। वर्साई की संधि का उल्लंघन, ठीक है, वर्साई की संधि का उल्लंघन कर दिया था किसने? हिटलर ने। हालांकि ये बात अलग है कि वर्साई की संधि जर्मनी पे थोपी गई थी, आपको पता है, मित्र राष्ट्रों ने उसको थोप दिया था। नाजीवादी विचारधारा का उदय हुआ, चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण हुआ, उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ, स्लाव यहूदियों एवं अन्य हिटलर विरोधियों के प्रति क्रूरतम एवं जघन्य कृत्य भी किए गए, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट कि वस्तुतः चेकोस्लोवाकिया वह प्रदेश था जो यूरोप को एशिया से जोड़ने का कार्य करता था। इसकी प्राप्ति से जर्मन जो स्थलबद्ध देश था उसकी पहुंच एशिया के कच्चे माल तक हो जाती, अतः इसकी प्राप्ति जर्मनी को अपरिहार्य लगी तथा हिटलर द्वारा इस पर आक्रमण के साथ ही सैन्य संधियों एवं गुटों में विभाजित विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो ये सारे पॉइंट्स आपको हिटलर और कुछ अन्य भी पॉइंट्स जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए अति उत्तरदायी थे। अब हम चलते हैं आज के तीसरे और कुल 13वें प्रश्न पे। ये सारे 2018 के GS1 के PYQs के सोल्यूशन है और वो भी घटना चक्र वाली बुक के। तो ये प्रश्न हमारा है कि 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में निर्णायक मोड़ था, विश्लेषण करना है इस बात की। तो जो 1857 का विद्रोह था वो कैसे निर्णायक विद्रोह था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का या फिर भारतीय जो मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की है उसका। तो इस प्रश्न में हम उसका जिक्र करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रो में देख लेते हैं क्या लिखा गया कि भारतीय शासन व्यवस्था में 1853 एक्ट के बाद ब्रिटिश शासन नीतियों में भारी फेरबदल हुआ। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। साथ ही महारानी द्वारा घोषणा पत्र के द्वारा इसको स्पष्ट भी किया गया। तो ये सारे मतलब ऐतिहासिक स्पष्ट हैं, मतलब ऐतिहासिक पॉइंट्स हैं
कि 1857 विद्रोह किस परिस्थितियों में हुआ, उसको आप जिक्र कर देंगे इंट्रो में। अब इसमें मेन जो आपको बताना है कि महारानी का घोषणा पत्र क्या था, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। तो महारानी का घोषणा पत्र क्या था कि लोगों को जागरूक रहने का प्रयास होगा, लोगों को जागरूक करने का प्रयास होगा, अंग्रेजी राज्य विस्तार नहीं होगा, देशी राज्यों एवं नरेशों से संधि एवं समझौतों के प्रति आदर होगा, धार्मिक सहिष्णुता स्वतंत्रता की नीति का पालन होगा, भारतीयों के साथ स्वतंत्रता का व्यवहार उनके कल्याण के कार्य होंगे, सभी नागरिकों भारतीयों को निष्पक्ष रूप से कानून का संरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है, बिना किसी पक्षपात के शिक्षा, सच्चरित्र एवं योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी में भारतीयों को स्थान प्राप्त होगा, सेना का पुनर्गठन किया गया, प्रशासनिक संस्थाओं को विकास पर बल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये महारानी का घोषणा पत्र आया था। ठीक है, तो मतलब कहने का यह है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो इसी के बाद ये महारानी का घोषणा पत्र आया था। यानी कि सोचो आप, कितना भी 1857 के विद्रोह के बाद कितने सारे चीज़ों में बदलाव किया गया था, और इसी के बाद फिर ये जो ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण स्थापित हो गया था, ब्रिटिश कंपनी से छीन लिया गया था एक तरह का शासन। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसी का एक परिणाम था। फिर अगले कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं कि भारतीय समाज में स्वतंत्रता आंदोलन ने एक नई दृष्टि प्रदान की, उनके स्वशासन एवं राजनीतिक जागृति पर विचार विमर्श हुआ। यद्यपि महारानी के घोषणा पत्र का व्यवहारिक धरातल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये घोषणा आ तो गई लेकिन व्यवहार में कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन इस घोषणा से भारतीयों में एक चेतना जागृत हुई। लेकिन कहीं ना कहीं इस घोषणा से भारतीयों में एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, ब्रिटिश को हटाया जा सकता है या अपनी बातों को मनवाया जा सकता है, जिसका प्रभाव भारतीय समाज में नव जागरण की प्रवृत्ति के रूप में देखा जा सकता है। सामाजिक आंदोलनों के विभिन्न रूपों ने धीरे धीरे भारतीय समाज को जागृत किया। धार्मिक सुधार, दलित आंदोलन, स्त्रियों से जुड़े मुद्दे, कुप्रथाओं इत्यादि को लेकर विचार विमर्श बढ़ा। तो कहीं ना कहीं ये सब मुद्दे ज्यादा मुखरता से समाज में सामने उजागर होने लगे। शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी, भारतीयों में राजनीतिक स्वतंत्रता का स्वरूप धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। पत्रकारिता एवं पत्र पत्रिकाओं का महत्व भी बढ़ा। भारतीय समाज में सुधारवादी एवं प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियां भी बढ़ने लगी। ठीक है, प्राचीन गौरवशाली इतिहास के बोध के माध्यम से लोगों में साहस और स्वदेशी बोध जगाया गया। तो ये सब आपको क्या लिखना है, जैसे 1857 का विद्रोह क्यों मतलब निर्णायक मोड़ साबित हुआ, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये उभर कर भारतीय समाज में या राष्ट्र में आने लगे थे। ठीक है, तो ये मेन आपका पॉइंट्स हैं। फिर इसके अलावा कुछ अन्य पॉइंट्स देखते हैं कि दूसरी ओर धन निकासी के सिद्धांत के साथ साथ प्रशासन के भारतीयकरण का मुद्दा जोर मानने लगा। तो दादा भाई नौरोजी ने जो धन निकासन का सिद्धांत दिया उसके कारण भारतीयकरण, नेशनलिज्म हावी होने लगा। ठीक है, अब ये हम लिख देंगे यहाँ पे कंक्लूजन कि अतः स्पष्ट 1857 का विद्रोह एवं महारानी की घोषणा पत्र वे निर्णायक मोड़ थे जहां से भारतीय समाज संगठित स्वरूप के महत्व को समझने लगा तथा इस हेतु नवजागरण, आधुनिकीकरण इत्यादि प्रवृत्तियों की ओर मुड़ा, जिसका अंतिम परिणाम स्वतंत्रता आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में परिणत हुआ। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। फिर आज का चौथा और 14वां क्वेश्चन कुल कि धर्मनिरपेक्षतावाद अभिमुखन एवं व्यवहार के समुच्चय के रूप में उदारवादी लोकतांत्रिक भारत के भविष्य के लिए अपरिहार्य विवेचना करना है आपको। तो ये सेंटेंस जो है इसकी आपको विवेचना करनी है, और ये सेंटेंस अपने आप में काफी ठीक ठाक लिखा हुआ है हिंदी में। आप समझिए क्या कहा गया कि धर्मनिरपेक्षतावाद अभिमुखन व व्यवहार के एक समुच्चय के रूप में उदारवादी लोकतांत्रिक भारत के भविष्य के लिए अपरिहार्य है। तो मेनली ये बताया कि जो धर्मनिरपेक्षतावाद है ये जो है भारत का जो लोकतंत्र है, उदारवादी लोकतंत्र है, उसके मतलब उसको व्यवहार में अप्लाइड फॉर्म में लागू करने के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। अब इसके देखो व्याख्या में क्या लिखा गया है इंट्रो में कि भारत एक विविधता मूलक संस्कृति और बहुलवादी समाज है जहां धर्म पंथों में विविधता पाई जाती है, अतः यहाँ सामाजिक व्यवहारों में धर्मनिरपेक्षता एक आवश्यक लोकतांत्रिक मूल्य है। इस सामाजिक व्यवहार को हम निम्न रूप में समझ सकते हैं। नंबर 1, राजनीतिक मूल्य के व्यवहार के रूप में और सार्वजनिक जीवन में व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो दो रूप में हम इसको समझ सकते हैं। फिर पॉइंट्स हैं कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता वस्तुतः भारतीय संस्कृति से अंतर संबंधित है। तो राष्ट्र निर्माण हो चाहे राष्ट्रीय एकता हो, ये भारतीय संस्कृति से कहीं ना कहीं अंतर संबंधित है। लोकतांत्रिक भारत की राष्ट्रीय संस्कृति का स्वरूप भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है। यह उस आदर्श समाज की ओर ले जाने वाला मूल्य है जिसकी प्राप्ति तत्कालीन नेतृत्व की आदर्श प्राप्ति हेतु आवश्यक है। धर्मनिरपेक्षता इन्हीं मूल्यों में से एक है। तो धर्मनिरपेक्षता को आप दिखा देंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी इसको जिक्र किया गया है। ठीक है, सर्वप्रथम राजनीतिक व्यवहार में धर्मनिरपेक्ष व्यवहार राष्ट्र के प्रति विश्वास और सशक्त राष्ट्र की छवि को निर्मित करते हैं। ये सब आप ना भी लिखेंगे, हालांकि ये धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड एक सवाल आएगा जरूर, चाहे आपके एथिक्स में आए, ठीक है,
चाहे आपके एसए में आए या फिर इसी पेपर में आए GS1 में, मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता वाला मुद्दा फिर से करंट में आ रहा है बार बार, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता आपको पता है, सेकुलरिज्म जो है, धर्मनिरपेक्षता तो नहीं कहेंगे, पंथ निरपेक्षता या फिर सेकुलरिज्म जो है भारत का, वो कहीं ना कहीं आपको पता है इमरजेंसी के दौरान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था प्रस्तावना में, पहले से नहीं था मूल संविधान में। तो लोग मांग उठा रहे हैं बार बार कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करे या फिर गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक ला करके इसको फिर से हटा दे। तो इस टाइप की बातें चल रही हैं, आपसे एग्जाम में इसका रिलेवेंसी पूछी जा सकती है, ठीक है, या फिर हटाया जाना चाहिए नहीं जाना, इस पर भी मतलब आप प्लस माइनस दोनों पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या देखेंगे, नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम या बजटीय आवंटन की दिशा में यह महत्वपूर्ण मतलब है। तो धर्मनिरपेक्षता आपको पता ही है, जो सेकुलरिज्म है, नीतियां जब बनती है गवर्नमेंट की तो उसमें धर्मनिरपेक्षता का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे धर्म का मतलब पंथ से है, ठीक है, यानी कि किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। योजनाओं बनाते समय इसका ध्यान रखा जाता है, कार्यक्रमों में और बजट आवंटन में भी इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। फिर अगला पॉइंट है कि साथ ही विभिन्न धर्मों में सौहार्द और सह शांतिपूर्ण अस्तित्व की गारंटी भी यह देता है। इससे सुरक्षा का बोध बढ़ता है, जो अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में लाभदायक है। दूसरी ओर सार्वजनिक जीवन में आम लोगों को धर्मनिरपेक्ष अभिव्यक्ति एवं व्यवहार, सहयोग, समन्वय हेतु आवश्यक है। इससे सामाजिक शांति भी बढ़ती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित समाज के रूप में हमारा गौरव भी इससे बढ़ता है। अब ये हम लिख देंगे इसका कंक्लूजन कि अतः राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय छवि, अर्थव्यवस्था में उत्पादकता, सह अस्तित्व इत्यादि अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति एवं व्यवहार आवश्यक है। इंट्रो में क्या लिख सकते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हम करें, अंतर्राष्ट्रीय छवि की बात करें, अर्थव्यवस्था में उत्पादकता की बात करें और सह अस्तित्व, इन 4 पॉइंट्स के आधार पर हम इसको लिख सकते हैं क्या, अपना कंक्लूजन। अब हमारा आज का अंतिम और 5वां प्रश्न, और वैसे 15वां क्वेश्चन, कि भारतीय महिलाओं पर भूमंडलीकरण के प्रभावों की विवेचना उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से करना है। तो भारतीय महिलाओं पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, इसकी आपको विवेचना करने उदाहरणों की सहायता से, ठीक है। तो आपको पता है कोई भी प्रभाव हो दुनिया में, कोई भी वाद आए, सिद्धांत आए, उसका प्रभाव नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में पड़ता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो ये सिर्फ नेगेटिव रहे या सिर्फ पॉजिटिव रहे। हाँ, अनुपात में अंतर हो सकता है कि पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा पड़े, ठीक है, और नेगेटिव इम्पैक्ट कम पड़े, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चनों में दोनों को लिखना होता है, ठीक है। देखते हैं इनका इंट्रो क्या लिखा गया, कि वैश्वीकरण दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं, विचारों और समाजों की स्वतंत्रता, परस्पर जुड़ाव और एकीकरण की एक प्रक्रिया है, जिसका दुनिया के किसी हिस्से में होने वाली घटनाओं का दुनिया के दूसरे के हिस्से पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो ये इन्होंने पहले लाइन में ये दिखाया कि वैश्वीकरण किसको कहते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ मतलब फैक्चुअल चीजें होती हैं, आप याद रखिएगा, जहां पे भी करण लगे, ठीक है, चाहे वो वैश्वीकरण हो, भारतीयकरण हो, नागरिककरण हो, ठीक है, आर्थिककरण हो, कुछ भी करण हो, अगर करण पीछे लगा है तो उसमें आप भूल कर भी कभी भी सिद्धांत नहीं लिखेंगे। करण हमेशा एक प्रक्रिया से जुड़ा होता है, ठीक है। जहां पे भी करण लगा हो वो प्रक्रिया होगी, जहां पे भी लास्ट में वाद लगा हो वो एक तरह का सिद्धांत होता है। जहां पे भी वाद लगा हो तो आप बोलेंगे कि ये एक सिद्धांत है, ये एक ऐसा सिद्धांत है, यह है, और अगर वह करण लगाओ तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं 2 पॉइंट्स क्या लिखा गया, कि आधुनिक वैश्वीकरण दुनिया के माध्यम से महिलाओं में कैरियर के प्रति जागरूकता बढ़ी है। वैश्वीकरण ने दुनिया भर की महिलाओं को जोड़ा है और अब महिलाएं वैश्विक कार्यबल का हिस्सा हैं और सीमा पर काम करने में भी सक्षम है। यह सशक्तिकरण की भावना पैदा करता है और महिलाओं के प्रति समाज में दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। अब सकारात्मक प्रभाव क्या है, अब इस टाइप को मैंने आपको बताया, सकारात्मक नकारात्मक दोनों दिखाने हैं। तो सकारात्मक प्रभाव में आप ऐसे ही फ्लो चार्ट, मतलब यही डायग्राम बना करके आ सकते हैं कि मूल्य प्रणालियों में परिवर्तन हुआ, जाति में बदलाव, शिक्षा के अवसर में वृद्धि, राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि, प्रतिष्ठा में परिवर्तन, परिवार संस्था में बड़ी भूमिका और आर्थिक वृद्धि, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि वैश्वीकरण और जुड़ाव ने हालांकि महिलाओं को यूट्यूब और अन्य वीडियो ऑन डिमांड सेवाओं के माध्यम से, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, बहुत लेटेस्ट पॉइंट है, यूट्यूब और अन्य वीडियो ऑन डिमांड सेवाओं के माध्यम से वैश्विक दर्शकों के लिए अपना काम प्रस्तुत करने में सक्षम बनाया है। रचनात्मक उत्पादों जैसे आभूषण, डिजाइनर कपड़े इत्यादि में रुचि रखने वाली महिलाएं उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर प्रदर्शित कर सकती हैं। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, इस टाइप का पॉइंट आप अगर जोड़ेंगे तो ये इनोवेटिव पॉइंट्स माने जाते हैं आंसर राइटिंग में आपके, ठीक है। फिर दूसरा अगला पॉइंट है कि वैश्वीकरण ने महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की, बढ़ती जागरूकता से आर्थिक स्वतंत्रता को बल मिला, सामाजिक रूप से संवेदनशील फिल्में युवा मन पर प्रभाव डालती हैं, ये भी अच्छा पॉइंट है। फिर है विश्व नारीवादी नेताओं के नए विचारों ने महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी पैदा की है, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता और व्यस्त दिनचर्या समाज में महिला और पहचान पैदा कर रही है। उच्च वेतन महिलाओं की सौदेबाजी की शक्ति और निर्णय लेने में,
फिर 7वां पॉइंट है, वैश्विक समाज में महिलाओं की पारंपरिक जिम्मेदारी जैसे बच्चों की देखभाल और घर के कामों को पुरुषों द्वारा साझा किया जाता है। वैश्विक उच्च मध्यम वर्ग के परिवार घरेलू कामों को करने के लिए घरेलू मदद का खर्च भी उठा रहे हैं। तो ये 7 पॉइंट हमारे हो गए पॉजिटिव वाले, मानी कि सकारात्मक। अब हम नकारात्मक प्रभाव अगर देखें तो क्या क्या पड़े वैश्वीकरण के महिलाओं पे, कि महिलाओं को महंगे डिजाइनर कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन, स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के रूप में उपभोक्ता संस्कृति और भौतिकतावाद का सामना करना पड़ा। तो उपभोक्ता संस्कृति ने महिलाओं को प्रभावित किया है, मतलब उन्हें क्या लेना चाहिए और वो क्या ले रही हैं या उनको क्या बेचा जा रहा है, इसके बीच का अंतर बहुत कम होता चला गया है। ठीक है, तो उपभोक्ता, महिलाओं को एक तरह से उपभोक्ता बना दिया गया सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, इस कारण वो भौतिकवाद का शिकार हो रही हैं। विकसित दुनिया में प्रतिबंधित उत्पादों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील दुनिया में फेंक दिया जाता है। जो अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप वगैरह का जो रिजेक्टेड माल होता है, ठीक है, वो इंडिया में भेज दिया जाता है और यहाँ पे अच्छे से शॉपिंग होती है धड़ल्ले से, आपको पता ही होगा, प्रैक्टिकली भी आप सबने देखा होगा। महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक उत्पादों का विपणन बाहरी सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करता है और बुद्धि और ज्ञान के रूप में आंतरिक सुंदरता की उपेक्षा करता है। तो ये सब आपको पता ही है, कहीं ना कहीं समाज में उभर करके आ रहे हैं आजकल ये सारी चीजें। यही कारण है कि तलाक वगैरह भी समाज में खूब बढ़ गया है। महिलाओं के वस्तु के रूप में देखा जाता है, महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गया है, वस्तुकरण हो गया है। ठीक है, वस्तुओं के रूप में हो गई हैं और पोस्टर, अश्लील सामग्री, आइटम गीत, वेश्यावृत्ति आदि रूप में व्यापार में किया जाता है। ये तो उदाहरण समाज में महिलाओं की छवि को खराब करते हैं। अब नकारात्मक प्रभाव, ठीक है, कुछ अन्य भी देख लेते हैं। क्या अन्य प्रभाव है? कार्यस्थल पर यौन अपराध बढ़ गए इस कारण। अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार अवसरों की कमी हुई है। तस्करी, यौन शोषण बढ़ गया। उपभोक्तावाद और स्त्री को भोग की वस्तु समझने की प्रवृत्ति बढ़ी है। चौथा पॉइंट, गरीब महिलाओं को ज्यादातर दक्षिण एशियाई देशों जैसे बांग्लादेश, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि सस्ते श्रम के स्रोत के रूप में माना जाता है। वे किसी भी सुस्त, श्रमसाध्य और कठिन कार्य पर बिना किसी शिकायत के काम करने के लिए मजबूर हैं। वैश्वीकरण और उदारवाद ने न्याय, नैतिकता, लोकतंत्र और सुशासन जैसे मूल्यों के बजाय मुनाफे, आर्थिक विकास और दक्षता पर जोर दिया है। मेट्रो शहर में बीपीओ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में महिलाओं को देर रात तक काम करने में सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। महिलाएं कम मजदूरी और खराब कामकाजी माहौल से भी पीड़ित हैं। तो ये 7 पॉइंट आपके निगेटिव वाले हो गए। ठीक है, तो वैश्वीकरण का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों क्षेत्रों में परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है। सरकार को समाज में महिलाओं, अभी हम वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं, सरकार को समाज में महिलाओं की सक्रिय भूमिका बढ़ाने और समाज के हर हितधारक के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की जरूरत है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, वर्ग हो, बच्चे हो। तो ये संतुलित हमने कंक्लूजन कर दिया। 16 प्रश्न वैश्वीकरण पे है। अब ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में हम 5 प्रश्न करते हैं ताकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो और बहुत बड़ा भी ना हो, ताकि आप सब उसको देख सके अच्छे से। तो हमारी ये सीरीज कैसे लग रही है आप लोग कमेंट जरूर करें। बाकी आप सब, मैंने जो बताया, आपने टॉपर्स कॉपी नहीं देखी तो जरूर देखें। मैंने मेंस की आंसर राइटिंग करा रखी है, उसमें ऐसे भी टॉपर्स के मैंने करा रखे हैं। और उन सब का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां पे जुड़ जाए। वहां ऑलरेडी मैंने सारी कॉपियां, सारे टेस्ट वगैरह सब डाल रखे हैं, यहाँ तक कि पीवाईक्यू भी डाल रखे हैं मेंस के, सब कुछ मतलब उस पर पड़ा हुआ पीडीएफ। उतने पीडीएफ देख लें, आपका काम हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।